हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। सो यहाँ पे हम लोग तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे आज। तीनों टॉपिक काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट टॉपिक इज रीथिंकिंग अर्बन फिस्कल फेडरलिज्म। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाजे से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेकंड इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड द रिन्यूड चाइना यूएस ट्रेड कन्फ्लिक्ट। तो चाइना यूएस ट्रेड कन्फ्लिक्ट आ गया, आईआर आ जाएगा। यहाँ पे रेयर अर्थ एनिमल की बात कर रहे हैं हम लोग, इकोनॉमी आ जाएगा। ठीक है, ग्रीन क्रैकर्स जो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये तीनों टॉपिक हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। वट एवर न्यू कीवर्ड्स यू आर लर्निंग टुडे, प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इससे आपकी वोकेबलरी जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक नंबर 1, रीथिंकिंग अर्बन फिस्कल फेडरलिज्म। अब देखो, ये टॉपिक है इंडियन एक्सप्रेस का। वाई इज द फिजिकल आर्किटेक्चर ऑफ म्यूनसिपालिटीज फ्लॉड। जो म्यूनसिपालिटीज हैं, म्यूनसिपालिटी जो बड़ी सिटीज हैं, सिटीज में म्यूनसिपालिटीज होती हैं, और म्यूनिसिपालिटीज का जो काम होता है, वर्क होता है, वो आपको दिख ही रहा है। फ्लड कंट्रोल करना, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट को उसको मैनेज करना, अर्बन जो भी सॉलिड वेस्ट होता है, तो ये सब काम अच्छे से हो नहीं पाता है म्यूनसिपालिटीज में। पूरे इंडिया की यही हालत है। आप कोई भी सिटी उठा कर देख लो, ऑलमोस्ट हर जगह यही हालत है। एक दो सिटी में थोड़ा बहुत ठीक है, इंदौर वगैरह आप ले लो, ठीक है, सूरत ले लो, तो कुछ कुछ सिटी जो है थोड़ी ठीक है। बट हर जगह ये सॉलिड वेस्ट, अर्बन फ्लडिंग, ये सारी समस्याएं जो है, ये सारी प्रॉब्लम जो है बनी हुई है। अब ऐसा क्यों बना हुआ है, वाई दिस प्रॉब्लम्स आर देयर? तो प्रॉब्लम्स होने के पीछे जो मेन वजह है, व्हाट इज द मेन वजह? मेन वजह है, वो मेन वजह है आपका कि पैसा ही नहीं है। जो हमारे पास सीधे सीधे म्यूनसिपालिटीज होती हैं, म्यूनसिपालिटीज के पास क्या होना चाहिए? फंड होना चाहिए। अब उनके पास फंड है ही नहीं, पैसे की बहुत भारी कमी। पैसा होगा तो ये अर्बन जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, उसको अच्छे से मैनेज करा पाएंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रख पाएंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ गाड़ियाँ रख पाएंगे, है ना। इसके लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बना पाएंगे, ये सारा काम कर पाएंगे। देश का अगर हम बात करें, पूरे देश में जो पूरी पूरी जीडीपी है, उसका 2/3 कहाँ से जा रहा है? सिटीज से ही जा रहा है, सिटीज से। बट सिटीज को कितना मिल रहा है? सिर्फ 1% ही मिल रहा है कंट्री के टैक्स रेवेन्यू का, बस 1%। तो 1% में क्या सिटीज का गवर्नेंस हम इम्प्रूव कर लेंगे? कुछ इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। दिस स्टार्क इम्बैलेंस हाईलाइट द डीप फ्लॉ इन इंडियाज फिजिकल आर्किटेक्चर। फिजिकल मतलब पैसे रुपए से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर है, उसमें बहुत बड़ा डीप फ्लॉ है, खासकर अगर हम बात करेंगे इंडिया में। और जो हमारे सिटीज हैं, वो सिटीज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को बहुत ज़्यादा तरीके से क्या कर रहे हैं? लैक कर रहे हैं। तो वो अगर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी लैक कर रहे हैं, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द सिटीज, और दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियाज फिजिकल आर्किटेक्चर। फिजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑफ म्यूनसिपालिटीज, म्यूनसिपालिटीज के क्या क्या फिजिकल कंस्ट्रेंट है? ओरिजिन इसका ब्रिटिश रूल में अगर हम मान लें, ब्रिटिश रूल में जब लॉर्ड मायो इंडिया के वॉइसरॉय हुआ करते थे, तो मायो ने रेजोल्यूशन लाए थे 1870 में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए। और उनके ही बाद में, काफ़ी बाद में जाके सीधे सीधे 1688 लॉर्ड रिपन के टाइम पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश हुआ मद्रास में। अब यहाँ से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल मतलब सिटीज की बात हो रही है, इनको सिर्फ सिटीज के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। पूरे स्टेट की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, पूरे कंट्री की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब पूरे स्टेट की प्रॉब्लम के लिए अलग स्टेट गवर्नमेंट है, पूरे कंट्री के प्रॉब्लम के लिए अलग सेंट्रल गवर्नमेंट है। अर्बन लोकल गवर्नेंस क्या करेगी? लोकल मुद्दे जो होंगे, साफ सफाई, क्लीन वाटर, है ना, जो भी मॉस्किटोज वगैरह हैं, बीमारियां नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, साथ में अर्बन में एरियाज में पार्क्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, इन सारे मुद्दों पे क्या करेगी? बात करेगी। टुडे म्यूनसिपालिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंशियल सर्विस। वाटर सप्लाई के लिए कौन एसेंशियल है? म्यूनसिपालिटीज। सैनिटेशन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। फिजिकल लिमिटेशन, म्यूनसिपालिटीज आर नॉट इनएफिशिएंट बट फाइनेंशियली कंस्ट्रेन्ड बाय डिजाइन। डिजाइन ही उनका ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हमारे म्यूनसिपालिटीज जो है इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंट नहीं है, डिजाइन ही खराब है, मतलब उनको पैसा ही नहीं मिल रहा है। over the years their reliance on intergovernmental transfer, intergovernmental मतलब गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट जो दूसरे गवर्नमेंट को पैसा देती है, उसको क्या बोलोगे? इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर म्यूनसिपालिटीज को पैसा दे रही है, उसको आप क्या बोलोगे? इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर। अगर स्टेट गवर्नमेंट म्यूनसिपालिटीज को पैसा ट्रांसफर कर रही है, उसको आप क्या बोलोगे? इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर। तो ओवर द ईयर्स देयर रिलायंस ऑन इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स, लोन्स
एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैज इंक्रीज्ड। मतलब अगर गवर्नमेंट ट्रांसफर कर रही है, लोन वोन इनको मिल रहा है, सेंटर का स्कीम आ रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो उसके भरोसे इनका काम चल रहा है। द रूट ऑफ द क्राइसिस लाइज इन द ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन पावर। टैक्स लगाने का पावर जो है वो किसके पास है? अब जीएसटी कमेटी के पास, जीएसटी काउंसिल के पास है। इनके पास कोई टैक्स लगाने का पावर ज़्यादा रह ही नहीं गया। जीएसटी आने के पहले अर्बन जो बॉडीज हैं उनके पास टैक्स लगाने के बहुत सारे पावर थे जो जीएसटी के बाद से हट गए, है ना। और अभी कुछ खास पावर उनके पास टैक्स लगाने का है ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम है, रूट ऑफ द क्राइसिस वही है। जीएसटी आने के पहले क्या था, एक सिटीज के बाहर ये चेक पोस्ट वगैरह हुआ करती थी, है ना। ऑक्ट्रॉय एंड टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय बोला जाता था कि एंट्री टैक्स, एक सिटी से दूसरे सिटी में एंट्री के टाइम पे लेविड ऑन गुड्स एंटरिंग सिटी लिमिट्स। सिटी लिमिट्स के अंदर जो गुड्स एंटर होता था वहां पे ऑक्ट्रॉय लगता था, एंट्री टैक्स लगता था। लोकल सरचार्ज एंड सेस भी लगते थे लोकल लेवल पे, ठीक है। जो म्युनिसिपल फाइनेंस के बैकबोन थे, ठीक है, वहाँ पे उनको पैसे वहाँ से मिलते थे। बट जीएसटी के बाद सिटीज़ का ये जो रेवेन्यू है 19% कम हो गया। 19% कम हुआ। लोकल टैक्सेस कहाँ चले गए, कहाँ सब्स्यूम्ड हो गए, जीएसटी में सब्स्यूम्ड हो गए। कंपनसेशन उनको मिला क्या? नहीं मिला। कंपनसेशन स्टेट को मिला, है ना। बट उसके लिए या आपके पास सीधे सीधे म्यूनसिपालिटीज़ को कोई कंपनसेशन भी जीएसटी के टाइम पे नहीं मिला। रिजल्ट आप देख रहे हो, कूड़े का ढेर जो लग रहा है। म्यूनसिपालिटीज नाउ लैक फिजिकल ऑटोनॉमी एंड प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू सिस्टम। अब म्यूनसिपालिटीज के पास प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं है। दे आर एक्सपेक्टेड टू मैनेज क्रूशियल फंक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, हाउसिंग, क्लाइमेट रेजिलियंस, डिजिटल इंफ्रा, बट विदाउट एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दे आर एक्सपेक्टेड टू मैनेज क्रूशियल फंक्शन। क्या क्या क्रूशियल फंक्शन वो मैनेज करेंगे? वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, हाउसिंग, क्लाइमेट रेजिलियंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स उनके पास नहीं है। दिस हैज लेड टू एन इन्वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। एक इन्वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी हो गया है। पावर इज सेंट्रलाइज इन हायर टायर्स। पावर जो है हायर टायर्स में चला गया है। वेल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज डिसेंट्रलाइज टू लोकल बॉडीज। और रेस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ चली गई है? लोकल बॉडीज में चली गई है। पावर सेंट्रलाइज हो गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लोकल बॉडीज के पास चली गई है। क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए हमें मिटिगेशन एडेप्टेशन दोनों करना पड़ता है, वो तो खैर इन्वायरमेंट की बात हो गई। अब एक पैसे के लिए, लोकल फाइनेंस के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मतलब लोन ही है ना। म्यूनिसिपल बॉडीज जो है वो बॉन्ड इशू करती हैं, लोन पेपर इशू करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपल बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी बॉडी इंक्लूडिंग नीति आयोग इंक्रीजिंगली प्रमोट म्यूनिसिपल बॉन्ड एज अ वे टू रेज लोकल कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस। लोकल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और लोकल सर्विस के लिए नीति आयोग भी प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट की एजेंसी भी प्रमोट कर रही है। बट क्या म्यूनिसिपल बॉन्ड क्रेडिबल है? नहीं है। सिटीज़ की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो पुअर है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का मतलब क्या? लोन लेना, लोन को फिर वापस रीपे करना पड़ेगा। तो रीपे कैसे कर पाएंगे? रेवेन्यू बेस ही नहीं है, ठीक है। क्रेडिट असेसमेंट फ्रेमवर्क फ्लॉड है कि किस सिटी को कितना पैसा मिल सकता है। इशू विद क्रेडिट वर्दिनेस असेसमेंट। क्रेडिट वर्दिनेस का असेसमेंट जो है उसके साथ इशू है। क्रेडिट एजेंसी जज सिटीज मेनली बाय देयर ओन रेवेन्यू परफॉर्मेंस। क्रेडिट एजेंसी सिटीज को जज करती हैं उनके ओन रेवेन्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पे। रेगुलर ग्रांट्स एंड इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर आर डिस्काउंटेड एज नॉन रिकरिंग इनकम। रेगुलर ग्रांट्स को और इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स को डिस्काउंट कर दिया जाता है या बोल दिया जाता है कि ये इनकम जो है वो क्या है? नॉन रिकरिंग है। This is both an accounting and ideological error as these grants are constitutional entitlement not charity। क्योंकि ये ग्रांट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट है, चैरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब अगर पैसा दिया जा रहा है म्यूनसिपालिटीज को तो ये कोई चैरिटी दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन से दिए गए अधिकार हैं, राइट्स हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लमेटिक क्यों है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 के टाइम पे, 1993 के टाइम पे, तो वहाँ पे म्यूनसिपालिटीज़ को इक्वल टायर ऑफ गवर्नेंस एक्सेप्ट किया गया था कि उनको पूरा फेयर शेयर मिलेगा टैक्स रेवेन्यूज़ का। बट क्या उनको टैक्स रेवेन्यू का पैसा मिल रहा है? बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स भी उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। उनके दो प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म नेसेसरी आर नॉट सफिशिएंट टू इंश्योर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। मान लो आपका घर है, तो घर सिटी में पड़ता है, तो सिटी उस घर के ऊपर टैक्स लगेगा, मे बी साल का 5,000 10,000, उसको आप क्या बोलते हो? प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स typically contributes only 20-25% of city's total revenue potential. Political resistance, valuation issues, and weak administrative capacity further limit its effectiveness. अब यूजर पेज प्रॉब्लम। व्हाट इज यूजर पेज प्रॉब्लम?
यूजर पे, जो यूज करेगा वो पे करेगा, है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडवोकेट फॉर सेल्फ रिलायंस। ये लोग बोलते हैं कि सेल्फ रिलायंस, ये म्यूनसिपालिटीज को भी सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, यूजर चार्जेस लगा के, प्रॉपर्टी टैक्स लगा के। तो सिटीज में ऐसा क्या ही है यूज करने वाला, है ना, 2-3 पार्क छोड़ दो तो और कुछ तो है नहीं यूज करने वाला, कितना ही पैसा वहां से कमा लेंगे। ठीक है। इट शिफ्ट द बर्डन ऑफ अर्बन फाइनेंसिंग इनटू सिटीजंस, स्पेशली लो इनकम कम्युनिटीज, है ना। तो यूज करने वाली सिटीज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिटीज का जो सिस्टम है, यूज करने वाले लोग कौन है, सिटीजन है, उन पर पूरा प्रेशर आ जाएगा। जो भी पब्लिक गुड, वाटर, पानी वानी, सैनिटेशन, लाइटिंग, मोबिलिटी, ठीक है, वो प्राइवेट कमोडिटीज में कन्वर्ट हो जाएगी अगर उस पर पैसा लगना शुरू हो गया तो। अर्बन सर्विसेज आर कलेक्टिव इंटाइटलमेंट्स, नॉट मार्केट गुड टू बी सोल्ड, बॉट एंड सोल्ड। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था अर्बन लोकल बॉडीज को। ये तो आप पॉलिटी में पढ़ते ही हो, जिससे कि सेल्फ गवर्नमेंट सीधे सीधे आ गई थी। बट इफेक्टिव फिजिकल डिवोल्यूशन नहीं हुआ, पैसे का डिवोल्यूशन, पैसे की बंटवारा अच्छे से नहीं हुआ। सिर्फ ये जो बॉडीज हैं अपनी अर्बन लोकल बॉडीज ग्रांट पे ही चल रही हैं। ग्रांट मतलब खैरात, एक तरह से आप बोल सकते हो, वैसे खैरात बोलना अच्छा टर्म नहीं है, बट ग्रांट मतलब तो चलो पैसा दे दिया वन टाइम। ठीक है। ट्रू फिजिकल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीज इज बोथ है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड मोरल इंपरेटिव। तो जब सिटीज के पास और ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल कई बार बात किया जाता है कि जीएसटी, आप एसजीएसटी सीजीएसटी देखते हो ना, उसके 3 हिस्से करते हो, एसजीएसटी, सीजीएसटी और एलजीएसटी, लोकल जीएसटी। ये पैसा लोकल गवर्नमेंट को जाना चाहिए, मतलब ये पैसा जाना चाहिए म्यूनसिपालिटीज को, ये पैसा जाना चाहिए पंचायत को। ठीक है। नाउ वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड क्या है, डेमोक्रेटाइज द फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट, reimagine fiscal federalism by giving cities predictable, adequate, and untied revenues while ensuring local taxation powers, transparency, and accountability. तो सिटीज को क्या मिलना चाहिए, रेवेन्यूज मिलना चाहिए। म्यूनिसिपल बॉन्ड का जो फ्रेमवर्क है, जहाँ से वो लोन वोन ले सके, उनको रिफॉर्म करो। लोकल रेवेन्यू मैकेनिज्म, प्रॉपर्टी टैक्स का बेस बढ़े और रेवेन्यू सोर्सेज बढ़े, किसके लिए, आपके म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए। तभी तो म्यूनिसिपैलिटीज़ आपको अच्छी सर्विस दे पाएगा, अदरवाइज कैसे दे पाएगा। रीस्ट्रक्चर द अर्बन फिजिकल फ्रेमवर्क, मैच फिजिकल पावर विथ फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो और पैसे कम हो तो काम हो नहीं पाता है। टॉपिक नंबर 2, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड द रिन्यूड चाइना यूएस ट्रेड कन्फ्लिक्ट। रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड द रिन्यूड चाइना यूएस ट्रेड कन्फ्लिक्ट। व्हाट इज द रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट है क्या, ठीक, द न्यू पावर ऑफ रेयर अर्थ, नया पावर रेयर अर्थ का। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि रेयरली ही मिलते हैं तो उनको रेयर अर्थ बोला जाता है, मिलते हैं, बट उनको एक जगह से निकाल पाना, थोड़ा माइन कर पाना या उसको फिर प्रोसेस कर पाना, एक्सट्रैक्ट कर पाना मुश्किल रहता है। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना। काफ़ी बिखरे हुए क्वांटिटी में अलग अलग जगह होते हैं। चाइना यूएस का ट्रेड वार चल रहा है, अभी ट्रम्प साहब ने सीधे सीधे फिर वापस चाइना को बोला कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे। मतलब अगर 10 रुपीज़ का गुड्स हुआ तो 10 रुपीज़ और टैरिफ लगा देंगे, तो 20 रुपीज़ हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है। और चाइना जो है पूरा रेयर अर्थ में एक तरह से मोनोपोली बना के बैठा है, क्रिटिकल मिनरल में, हाई टेक्नोलॉजी में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में मोनोपोली बना के बैठा है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, रेयर अर्थ आर अ सबसेट ऑफ क्रिटिकल मिनरल। क्रिटिकल मिनरल का सबसेट है। क्रिटिकल मिनरल बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर छोटा अम्ब्रेला कौन है, रेयर अर्थ है, जिसमें 17 मेटालिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है। लेंथेनम ग्रुप जो होता है, जब आप पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का पढ़ते हो तो लेंथेनम ग्रुप में 57 से लेकर के 71 तक, इसके अलावा 21 नंबर, इसके अलावा येट्रियम 39, तो ये सब क्या बनते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स बनते हैं। आपको लेंथेनम नाम, लेंथेनम सीरीज बोल के भी दिया जा सकता है, आप ये नाम जरूर याद रखिए, लेंथेनम सीरीज, स्कैंडियम, है ना, इट्रियम। तो ये नाम इसलिए याद रखने हैं क्योंकि प्रीलिम्स में ये नाम पूछे जा सकते हैं। ल्यूटियम भी याद रख लीजिए। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, की कैरेक्टरिस्टिक उनका डेंसिटी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी होता है उनका, थर्मल कंडक्टेंस होता है, डिवाइड इनटू लाइट एंड हेवी रेयर अर्थ बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। एप्लीकेशन उनका, है ना, डिस्पाइट देयर ट्रेस यूजेस रेयर अर्थ आर इनडिस्पेंसिबल। डिफेंस में मिसाइल, रडार, ड्रोन, गाइडेंस, स्मार्टफोन, फ्लैट स्क्रीन टीवी, एमआरआई स्कैनर्स, विंड टर्बाइन, ईवी, बैटरीज, ये सब मेंस में आने वाली चीज़ें हैं, प्रीलिम्स में भी आ सकती हैं। हर जगह रेयर अर्थ यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं हो बट यूज़ होता है। अब ये देखो, ये है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आप देख सकते हो, आप बात कर सकते हो कि अलग अलग
जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग नंबर पे यहाँ पे आपको सीधे सीधे मिलेंगे। लेंथानम कहाँ पे आ जाएगा, 57 नंबर पे आपको क्या आ जाएगा, लेंथानम आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट, अब इसमें आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताया गया उतना काफ़ी। रेयर बोलना मिसनोमर है, मिसनोमर मतलब एक्चुअली ये रेयर होते नहीं है। ठीक है, एबंडेंस में ही है, मिल ही रहे हैं, मिल रहे हैं, बट उनका कंसंट्रेशन लो है। एक ही जगह बहुत ज़्यादा मिल जाए ऐसा नहीं है, अलग अलग जगह थोड़ा 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 मिलते हैं, तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। उनको एक्सट्रैक्ट करना, उनको प्रोसेस करना, 90% मोनोपोली जो है प्रोसेसिंग का चाइना के पास है। मैक्सिमम प्रोसेस कौन कर रहा है, चाइना ही कर रहा है। अगर हम रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स वर्ल्ड में जितना रिजर्व है, देखो चाइना में बहुत रिजर्व है, वियतनाम में है, ब्राज़ील में है, इंडिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में भी रिजर्व आपको रेयर अर्थ का देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, बट अगर हम वर्ल्ड का प्रोडक्शन करने जाए, रिजर्व मतलब मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है, प्रोडक्शन देखेंगे तो चाइना का प्रोडक्शन जो है वो, ये देखो, दिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ चाइना इन 2022। उसके बाद म्यांमार, चाइना और म्यांमार में कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, कहाँ चाइना एंड कहाँ म्यांमार। यूएस उससे भी उसके आसपास हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया उसके आसपास हो जाता है। इंडिया तो देखो, इंडिया में हम बहुत पीछे रह जा रहे हैं। ठीक है, अगर इंडिया में हम बहुत पीछे रह जा रहे हैं, चाइना देखो कहाँ पे जा रहा है। तो ये है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में बातचीत। रेयर अर्थ एक तरह से चाइना उसको डोमिनेट कर रहा है, आज से नहीं, 1980 से ही डोमिनेट कर रहा है। लेट 1980, 1985, 1988 उस टाइम से डोमिनेट कर रहा है। जब वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा ऑयल और ऑयल के रिजर्व की बात होती थी, तब चाइना के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था डेंग जियाओपिंग। डेंग जियाओपिंग ने एक विजनरी लीडर थे, और उन्होंने बोला कि हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स को क्या करना होगा, कंसोलिडेट करना होगा। वो उनका बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था। डेवलप्ड मैसिव माइनिंग एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी स्पेशली इन इनर मंगोलिया। ठीक है, इनर मंगोलिया, मंगोलिया नहीं है, चाइना का ही पार्ट है। कंट्रोल्स बोथ अप स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अप स्ट्रीम एक्सट्रैक्ट करना और डाउन स्ट्रीम में प्रोसेस करना, सारे स्टेज पे कंट्रोलिंग किया। यूज रेयर अर्थ एज जियो पोलिटिकल एंड ट्रेड वेपन टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल सप्लाई चेन। पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन को इन्फ्लुएंस किया। तो ये बहुत, ऐसा नहीं है कि चाइना ने एक दिन में या एक साल में या 5 साल में ये सब चीज़ों पे विजय पाई है। 40 साल पूरा स्ट्रेटजी बना है चाइना का। रिसेंट डेवलपमेंट, चाइना हैज एक्सपेंडेड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, अब एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहा है वो, है ना। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, होलोनियम, इरिबियम, इनका नाम याद रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। थुलियम, यूरोपियम, येट्रिबियम, इन पे ये क्या कर रहा है, एडिशनल एक तरह से रेस्ट्रिक्शन भी लगा रहा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन ए ये रेयर अर्थ एलिमेंट है, ऑप्शन बी ये सब कुछ जानवर है, ऐसा कुछ भी ऑप्शन क्वेश्चन बनता है। एडेड रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी टू इट्स कंट्रोल लिस्ट, टाइटनिंग फॉरेन कंप्लायंस। रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी भी बढ़ा रहा है ना। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है 100% टैरिफ लगा रहे हैं, तो ये चाइना और यूएस के बीच चल रहा है। अब ग्लोबल सप्लाई चेन पे क्या इफेक्ट है, अगर चाइना सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और चाइना एक्सपोर्ट को मना कर देगा, तो जो भी कंट्रीज़ हैं, यूएस, जापान, साउथ कोरिया, वो चाइना के रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर डिपेंड करती हैं। साउथ कोरिया का, जापान का, यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, डिफेंस, वो चाइना के ही रेयर अर्थ एलिमेंट पर डिपेंड करता है। उन वो भी वल्नरेबल हो जाएंगे, प्राइस वोलेटाइल हो जाएगा। तो यहाँ चाइना के पास स्ट्रेटेजिक लेवरेज है ना। अब यूएस, जापान, इन सबको क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन। ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इंडिया, ये सब जो है, ये सब ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स हैं। क्या इंडिया के पास बहुत सप्लाई नहीं, जितना सप्लाई चाइना के पास उतना तो किसी के पास नहीं है। जापान फेस्ड अ मेजर सप्लाई क्राइसिस आफ्टर चाइनाज 2010 एक्सपोर्ट बैन, है ना। तो चाइना वाइना कहाँ चले गए, डीप सी माइनिंग, सॉरी, जापान डीप सी माइनिंग में और रिसाइकलिंग इनिशिएटिव में चला गया। इंडिया में कौन कौन सा रेयर अर्थ मिलता है, हमारे पास मोनाजाइट मिलता है, मोनाजाइट केरला में मिलता है। ये मोनाजाइट बालू वालू में, सैंड में बहुत ज़्यादा मिलता है ना। बस्टेनसाइट मिलता है, जेनोटाइप मिलता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे आपको इट्रियम, हेवी आरआरईज, लाइट आरआरईज, है ना, सीरियम, लैंथेनम, ये सारे रेयर अर्थ हमारे यहाँ मिलते हैं। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव ली है, सी बेड पे माइनिंग। सी बेड मतलब समुद्र के बेड पे, समुद्र के अंदर जाके माइनिंग करना, अंडमान सी में, बाकी जगह इंडियन ओशन में। पॉलीमेटालिक नोडल्स, ऐसे छोटे छोटे पत्थर जो बहुत सारे मेटल से मिलके बने हुए हैं। इंडिया की एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है काबिल, खनीज, खनीज मतलब मिनरल्स, खनीज विदेश इंडिया लिमिटेड 2019 में इस्टेब्लिश किया गया, है ना। तो क्रिएट सिक्योर ओवरसीज मिनरल एक्सेस, ओवरसीज इंडिया से बाहर मिनरल एसेट को हम सिक्योर करें, अलग अलग कंट्रीज में जाके भी वहाँ से मिनरल्स निकाल के ले आए।
अफ्रीका में बहुत सारा मिनरल है, उनके पास ऐसी कंपनीज नहीं है, कैपेसिटी नहीं है मिनरल्स निकालने की, वो सब काम कौन करेगा? काबिल करेगा। ठीक है, रेयर अर्थ थीम पार्क बना रहे हैं हम लोग वाइजैग में, भोपाल में, ये सब काम इंडिया में हम लोग कर रहे हैं। व्हाट शुड इंडिया डू टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर शॉर्टेज? अब इंडिया को फ्यूचर शॉर्टेज से प्रिपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए? पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मेजर्स, डाइवर्सिफाई इंपोर्ट, स्ट्रेंथन पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, जापान, डेवलप प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्ट इन रिफाइनिंग, मेटलर्जिकल R&D, environmental regulation reform, create a strategic mineral reserve, promote recycling, ठीक है, इंटरनल कोलेबरेशन, स्किल एंड रिसर्च। तो ये सारा काम इंडिया को करना पड़ेगा। इसमें अगर हमें एज अ वे फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो इम्पोर्ट्स को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई, सिर्फ चाइना से इम्पोर्ट करने से तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम जैसे कंट्रीज के साथ, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब काम, स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व बढ़ाना पड़ेगा, ये सब काम इंडिया को करना चाहिए। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इंडिया मस्ट व्यू रेयर अर्थ नॉट जस्ट एज रॉ मटेरियल बट एज ए स्ट्रेटेजिक इनेबलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड डिफेंस, ईवीज एंड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, बैलेंसिंग environmental sustainability with industrial capacity, building very critical. A coordinated policy involving mines, science and tech and defense ministry is essential to reduce dependence on China. थर्ड टॉपिक इज ग्रीन क्रैकर। ग्रीन क्रैकर का मतलब ये नहीं है कि ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं करेगा, करेगा बट कम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अलाउ किया है, NCR में अलाउ किया है कि ग्रीन क्रैकर को यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज दिल्ली में दिवाली के टाइम पर क्रैकर बैन ही रहता है। कोर्ट ने इस बार ग्रीन क्रैकर परमिट किया है। और ग्रीन क्रैकर्स किसके द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए, किसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी जिसको सर्टिफाई करेगा एज ए ग्रीन क्रैकर, उस ग्रीन क्रैकर को आप दिल्ली में यूज कर सकते हो, दिवाली के टाइम पे उसको धमाके में यूज कर सकते हो। ग्रीन क्रैकर्स आर इन्वायरमेंटली सेफर फायर क्रैकर, सेफर है, ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया है, सेफर है, जिसको CSIR ने डेवलप किया है, नीरी ने डेवलप किया है। की फीचर क्या है उसमें? एमिशंस जो होता है, पर्टिकुलेट एमिशन, छोटे छोटे कणों का एमिशन 30 से 80% लेस होता है ना। बेरियम सॉल्ट नहीं होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स नहीं होते हैं, नॉइज कम होता है, स्मोक पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है, पर्पस क्या है? पॉल्यूशन कम हो, यही पर्पस है। रेगुलेटेड ऑल्टरनेटिव्स दैट अलाउज लिमिटेड सेलिब्रेशन वाइल रिड्यूसिंग हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, हेल्थ और इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आए, पर्पस यही है। पॉल्यूशन फ्री नहीं है ना, इंटायरली पॉल्यूशन फ्री नहीं है, यहाँ भी स्मोक रिलीज होगा, कम होगा, पर्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे पार्टिकल्स रिलीज होंगे, कम होंगे, गैसेस भी होंगी रिलीज बट कम होंगी। ग्रीन क्रैकर्स आर नॉट पॉल्यूशन फ्री बट दे रिप्रेजेंट अ प्रैग्मेटिक मिडिल पाथ। मिडिल पाथ मतलब बीच का पाथ को फॉलो करते हैं, जहां कल्चरल ट्रेडिशन भी फॉलो करो, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप धीरे धीरे सीधे सीधे क्या करो, निभाओ। तो ये बहुत बढ़िया कंक्लूजन होता है जो आप केस स्टडीज और बहुत जगह लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आई होप क्वेश्चन आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, MCQ। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में बताइए। 4 ऑप्शन, 4 स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन। रेयर अर्थ्स आर फाउंड ओनली इन ट्रेस क्वांटिटीज इन द अर्थ क्रस्ट एंड आर जियोलॉजिकली स्केर्स। China accounts for the majority of global rare earth processing capacity. Monazite, which contains cerium and lanthanum, is found along the coast of India. Rare earth have no significant application in renewable energy technology. चारों ऑप्शन पढ़िए, आपको समझ में आ ही गया होगा कौन सा ऑप्शन गलत है, उसके हिसाब से आप आंसर बताइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ म्यूनसिपालिटीज। इंडिया में म्यूनसिपालिटीज कब ओरिजिनेट हुए, ये तीनों स्टेटमेंट पढ़िए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ठीक है, ग्रीन क्रैकर्स के बारे में पढ़िए तीनों स्टेटमेंट और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। मीनवाइल जो लास्ट दिन के MCQ हैं उसके आंसर्स आपके सामने हैं। लास्ट दिन जो इंडिया मंगोलिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे जो MCQ हमने किया था उसका आंसर ए है, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। और हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर पे जो किया था MCQ, उसका आंसर भी ए है। सब फर्स्ट सही है, सेकंड वाला गलत है, मेडिटेरेनियन सी का यूज इसमें नहीं है। एंड थर्ड क्वेश्चन कॉमनवेल्थ गेम के बारे में था, जिसमें दोनों ऑप्शन सही। कॉमनवेल्थ गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर नोट करके रख सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।